सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और फिर से स्वागत है नई वीडियो में। आज वाइट बोर्ड पे कुछ अच्छा टॉपिक समझाने वाले हैं। हाँ, बीएफएसआई इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का मैंने टॉपिक लिया है कि जो बैंकिंग प्रोग्राम्स होते हैं लाइक आईसीआईसी बैंक, पीओ प्रोग्राम बाई मणिपाल अकेडमी, एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0, कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम, एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम एंड एचडीएफसी एस बैंकर प्रोग्राम और अनदर प्रोग्राम। तो उनको सेल्फ फंड देकर करना चाहिए या फिर लोन के थ्रू जाना चाहिए? कौन सा मोड ऑफ पेमेंट बेस्ट रहता है? थोड़ा इस पर ध्यान देंगे और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें इम्पेक्ट कर सकती हैं और एडवांटेज कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, डिसएडवांटेज कहाँ पे रहती हैं। ठीक है, बेसिकली हम मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे कि सेल्फ फंड करके प्रोग्राम करें या फिर एजुकेशन लोन लेकर प्रोग्राम करें। विच मोड ऑफ पेमेंट इज़ बेस्ट और इम्पैक्ट कितना करता है, ठीक है, लोन लेना। ठीक है, क्या फ्यूचर में बेनिफिशियल है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट हो। और जो फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर 1-2 साल एक्सपीरियंस लेके अप्लाई करते हैं कि यार एक बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी और एक अच्छी बैंक से करियर स्टार्ट कर पाएंगे, तो उनको थोड़ी सी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि मोड ऑफ पेमेंट कौन सा बेस्ट रहता है। क्योंकि हर बच्चा लोन के पीछे भाग रहा है, बट क्या लोन लेना सच में बेस्ट है? क्या लोन लेना एक एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है? क्या पॉइंट्स नेगेटिव हैं, क्या पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे वाइट बोर्ड के थ्रू। ठीक है, और बनी रहिए वीडियो में एंड तक, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू डेफिनेटली। और आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सा मोड ऑफ पेमेंट बेस्ट रहता है और क्या सही चीज़ है। ठीक है, जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आते हैं, बीएफएसआई इंडस्ट्री में आते हैं तो। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम बैंकिंग प्रोग्राम के नाम लिख लेते हैं जो आज के टाइम पे मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोग्राम है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा जो टॉपिक है वो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब पेमेंट्स आपको पता है, देखिए कोई सा भी प्रोग्राम हो, सबसे पहले मैं आईसीआईसी बैंक का पीओ प्रोग्राम को रखता हूँ, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, पीओ प्रोग्राम। अब एकेडमी कोई सी भी हो, हम सिर्फ मोड की बात करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। जैसे कि एक होता है आपका सेल्फ फंड। ठीक है, दो तरीके से आप पेमेंट करते हैं ना सेल्फ फंड। एक होता है आपका लोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एजुकेशन लोन। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो प्रोग्राम है वो है आपका एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम। फिर तीसरा कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेक्स्ट जेन प्रोग्राम। ठीक है, यस बैंक का शायद अब क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये है कोटक प्रोग्राम। चौथा है एक्सिस बैंक का प्रोग्राम। ठीक है, एक्सिस बैंक के जो भी प्रोग्राम है, यंग बैंकर्स प्रोग्राम एंड ऑल। ठीक है, मोस्टली तो अभी यंग बैंकर्स ही चल रहा है। फिर आपका आता है पांचवा, ठीक है, वो है आपका एच डी एफ सी बैंक का ही है, एच डी एफ सी बैंक एस बैंकर प्रोग्राम्स। फिर आपका अदर, देखो अदर और भी प्रोग्राम्स होते हैं, एकेडमी भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी एकेडमी है, मेन जो बड़ी एकेडमी है मणिपाल अकेडमी है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका NIIT, IFBI अकेडमी। फिर आपने देखा होगा कि एक आपका IPB भी आता है, ITM हो गया है ना, और टाइम्स प्रो हो गया, जिसमें से कुछ अकेडमी को मैं सपोर्ट नहीं करता। फिर आता है आपका अर्ली स्किल्स अकेडमी। ठीक है, जो अभी BFSI के ज़्यादातर कोर्स करा रहे हैं, इसमें टॉप नंबर 1 पे अपना मणिपाल अकेडमी है। ठीक है, अब ये आपके कोर्स हो गए। अब इसमें नंबर 1 पे कोर्स जो मैं रखता हूँ, ICICI बैंक पीओ प्रोग्राम, यस वन ऑफ द बेस्ट। HDFC बैंक दूसरा रखता हूँ मैं, फिर कोटक तीसरा, फिर एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद HDFC एस बैंकर प्रोग्राम जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, NIIT वालों का था, NIIT अकेडमी का। ठीक है, बाकी ये जो है ऑल प्रोग्राम मणिपाल अकेडमी के हैं। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम यहाँ से जोड़ देते हैं, ये सब मणिपाल अकेडमी के हैं, एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। तो मणिपाल अकेडमी ने और भी अभी 1-2 कोर्स लॉन्च किए हैं, शायद HDFC बैंक जो इंश्योरेंस सेक्टर का प्रोग्राम है वो भी लॉन्च किया, उस पर आगे चल के बात करेंगे। अभी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, कि यार सेल्फ फंड करके जाना बेस्ट है या फिर सर लोन के थ्रू जाना बेस्ट है।
अब कुछ कैंडिडेट का कहना होता है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है ज़्यादा, मैं एक लोअर या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है सर, मैं सिर्फ सीट बुकिंग अमाउंट दे दूँगा, जो भी होगा 10,000 से लेकर 50,000 तक, इससे ऊपर मेरे पास रुपए नहीं है। तो आप मुझे बताइए सर, क्या एजुकेशन लोन लेना बेहतर रहेगा? इस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। यार मैं मार्कर लेना भूल गया, जरा मैं मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। 2 मिनट आप वेट करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो अब लंबे समय बाद वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था अभी बीच में, कान में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कुछ, तो उसकी दवाई तो चली रही है। तो ठंड ज़्यादा है भाई, इसलिए कैप लगाया हुआ है, क्योंकि कान में ठंड ज़्यादा नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना, कान में मेरे सुनने का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कान बंद सा हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा भाई पूरा हेल्थ का ध्यान देना पड़ता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, पैसा तो कमा ही रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा जो क्वायरीज थी उन पे हम ध्यान देते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी फ्रेशर्स, ठीक है, जो ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, फ्यूचर में करेंगे, ठीक है, सोच रहे हैं, या फिर ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ऑफर लेटर आ गया है, ठीक है। अब वो मोड ऑफ पेमेंट पे था ना हमारा, मोड ऑफ पेमेंट MOP। सबसे बेस्ट पहला है कि आप सेल्फ फंड करके जाए। सेल्फ फंड में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो 2 इंस्टॉलमेंट में हो जाता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, और 2 इंस्टॉलमेंट सेकेंड, ठीक है। अब इसमें सपोज कीजिए अगर आपका फीस है 2.50 लाख, तो आपको हो सकता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको से बोल दें कि 1,30,000 के आसपास आप कर दो, बाकी रिमेनिंग पेमेंट जो रहेगा, रिमेनिंग जो भी है, ठीक है, वो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में कर देना। क्योंकि फिर आपको देखो ये होता है सेल्फ फंड, पहले मैं रखता हूँ हमेशा सेल्फ फंड, सबसे बेस्ट है सेल्फ फंड। अब सेल्फ फंड क्यों बेस्ट है वो आपको पता चल जाएगा जब मैं दूसरा मोड ऑफ पेमेंट पे आऊँगा, वो है एजुकेशन लोन, ठीक है। तो 2.5 लाख अगर कोई सी भी फीस, चाहे आपका 1 लाख हो, चाहे उससे ऊपर हो, कुछ भी हो, सेल्फ फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी फ्रेशर्स, फॉर एवरी स्टूडेंट और कैंडिडेट जो ज्वाइन करने जा रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो सेल्फ फंड का पहले रखिएगा, ट्राई कीजिए यार कि किसी से उधार ले लें, आसपास पड़ोसी से, किसी फ्रेंड से, या किसी अदर पर्सन से, जो कि आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा ना ले, और इंटरेस्ट लेता भी है ना, अगर वो बोलता भैया मैं 10% लूँगा, आप बोल दो ठीक है, आप मुझे पैसा दे दो जो 2-2.5 लाख रुपए है, ठीक है, मैं आपको 1 साल में रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब क्या फ़र्क आता है लोन में और इसमें, ये हम जरूर जानेंगे, ठीक है। अब पहला मोड ऑफ पेमेंट सेल्फ फंड, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपको पता है हम लेते हैं ज़्यादातर EL, बोले तो एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एजुकेशन लोन देखिए सबके लिए तो नहीं है, एजुकेशन लोन हमेशा डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे, ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी पे बहुत डिपेंड करेगा। अब एजुकेशन लोन आपको कब मिलता है, जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, या फिर ज्वाइनिंग, ठीक है, हाँ ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, ठीक है, और इसको हम ऑफर लेटर भी बोलते हैं, OL। तब आप अप्लाई करते हैं एजुकेशन लोन के लिए। एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबिलिटी में भाई कम से कम क्रेडिट स्कोर आपका, ठीक है, क्रेडिट स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। कभी कभी कोई बोलता है कि यार 680 है तब भी आपको मिल जाएगा, 680 प्लस, बट मेरा ऐसा मानना है 700 होना चाहिए भाई। आपको ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है, लिख लीजिए को एप्लीकेंट की, को एप्लीकेंट। अब को एप्लीकेंट आपका इनकम पर्सन होना चाहिए, तभी चांसेस हैं कि आपको एजुकेशन लोन मिले, सिंपल सी बात है, ठीक है। एजुकेशन लोन के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद ही आप कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें फिर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर आपके ज्वाइनिंग लेटर पे भी आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है, बट कब, जब आपने पहले से कोई लोन नहीं लिया हो, कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं हो, आपका फ्रेश सिविल है, ठीक है, फ्रेश क्रेडिट स्कोर है, वैसे सिविल स्कोर नहीं बोलते उसको, क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। अगर फ्रेश क्रेडिट स्कोर है देन हाई चांस है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर के बेस पे ही एजुकेशन लोन मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा रेड मार्क करता जा रहा हूँ, ठीक है, एजुकेशन लोन आपको मिल जाएगा, ये बहुत हाई चांसेस होते हैं फ्रेश सिविल स्कोर।
यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और अगर पहले से आपने कोई लोन वगैरह लिया है, जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड, देन बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। फिर आपको कोई एप्लीकेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जो कि इनकम पर्सन होना चाहिए। आपके फादर, आपके ब्रदर, आपकी मदर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, मोड ऑफ पेमेंट की बात चलेगी। अब लोन में हमें क्या इश्यू क्रिएट होता है फ्यूचर में, कैसे, ठीक है, वो थोड़ा सा जानेंगे। सेल्फ फंड का तो इजी होता है, सेल्फ फंड किया तो आपको एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। सेल्फ फंड, अब देखिए दो, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं वाइट बोर्ड को दो पार्ट में। एक सेल्फ फंड, ठीक है, और मोड ऑफ पेमेंट हमारा चल रहा था, इसको यहाँ पे लिख देते हैं MOP, ठीक है। अब दो में डिवाइड कर लिया। एक तो आपका EL एजुकेशन लोन, ठीक है, दूसरा आपका आता है सेल्फ फंड, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट, सेल्फ फंड में आपको EMI की टेंशन नहीं होती है, ये तो हर कोई जानता है, ठीक है। दूसरा, सेल्फ फंड में आप 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, 1 और 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो सेल्फ फंड में। सेल्फ फंड में आपको आगे टेंशन ख़त्म हो जाती है, कोई भी आगे रुपए वगैरह देने की या फिर कुछ भी, आप इजीली वर्क पे पूरा फोकस कर पाते हो। सेल्फ फंड में सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब आप बोलेंगे सर सर्वाइव तो तभी करेंगे जब हम टारगेट प्रेशर कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे बड़ा टारगेट आपके दिमाग में चलता है आपकी EMI, मंथली EMI देने का सबसे बड़ा टारगेट है भैया। देखिए, एजुकेशन लोन में क्या होता है, देखिए लोन का केस क्या होता है। लोन जब आपका होता है तो सबसे पहले आपको पता है कि आपके लोन डायरेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर से कनेक्ट हो जाता है। अब जहाँ आपका क्रेडिट स्कोर स्टार्टिंग में, समझ लीजिए मैं मान के चलता हूँ आपका 800 है, वैसे तो क्रेडिट स्कोर 900 होता है फ्रेश क्रेडिट स्कोर। अब आपका 800 है या फिर 700 है, जो भी है मान के चलिए, ठीक है। सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर हिट करता है, मतलब जब आप कोई लोन करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर पे स्टार्ट हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट होना। अब लोन हमेशा, अगर आप सोचिए आपने 50,000 दे दिया सीट बुकिंग अमाउंट, एक बार हम एवरेज लेकर चल रहे हैं, फिक्स नहीं है ये एवरेज है, बट ये रियलिटी है। देखिए 50,000 आपने सीट बुकिंग अमाउंट पे कर दिया अकेडमी को, ठीक है, ये पे कर दिया आपने। रिमेनिंग आपका जैसे 2 लाख रुपए बचा, वो तो आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं। अब आप सोचिए, आप कोई एजुकेशन लोन लेते हैं तो मिनिमम प्राइवेट बैंक 12% से लेकर 15% तक आजकल इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट इतना ले रहे हैं। अब आप समझिए, कोई 2 लाख का लोन है तो आपका कम से कम अगर 3 साल चलता है, ठीक है, 12 12 दूनी 14 12 36 EMI बना दी उन्होंने। अब 36 EMI आपकी बना दी 12 से 15%, तो यार 2 लाख का जो लोन था आपका, वो जो लोन आपका हो जाएगा इतने साल में 3 लाख प्लस, 3 लाख प्लस ही जाएगा, 3 लाख मान लीजिए मोटा मोटी। आपने 1 लाख तो एक्स्ट्रा पे किया। एक्स्ट्रा इसलिए पे किया क्योंकि आपके पास प्रॉपर रुपए नहीं थे, प्रॉपर आपके पास सिंपल सी बात है, इनकम इतना नहीं था, इतना फंड नहीं था कि आप एक टाइम में पे कर पाए। जैसे हमने सेल्फ फंड की बात की, तो आपने लोन में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया। शुरुआत में हमें लगता है कि लोन ले लेते हैं हम, इजीली पे कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ लोन लेने वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आप प्राइवेट बैंक में आते हो सबसे पहले आप देखते हो टारगेट मिल जाता है, ठीक है। टारगेट और प्रेशर बहुत रहता है, आपको सेल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा, फील्ड वर्क होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ लिटिल बिट एक ऑपरेशन वर्क होगा, ऑप्स बोलते हैं जिसको, ऑपरेशन वर्क होगा, ठीक है, ये वर्क होगा। अब मंथली आपको देखो, मंथली में आपको बता दे रहा हूँ, मंथली हमेशा आपको EMI देनी है ऑन टाइम। डेट हो सकता है 5 हो, कुछ भी हो, एक 5 मंथली आपको EMI देनी है। सबसे बड़ा इन टारगेट प्रेशर से ज़्यादा टेंशन होती है हमें अपने जॉब की। पहला दिमाग में क्या चलता है कि यार फायर ना कर दें, ठीक है, यार कहीं टर्मिनेट ना कर दें, ठीक है, या फिर कहीं RMG में ना डाल दें, PIP लिस्ट में नाम ना आ जाए। इससे क्या होता है ना, फायर के चांस होते हैं, मतलब हमें निकाल ना दें। ये सबसे बड़ा हमारे अंदर क्या होता है ना, एक डर पैदा हो जाता है। अब सेल्स तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, आपने 70-80% टारगेट किया, कभी नहीं हो पाया, बट मंथली आपको EMI पे करनी है।
अब आप एक चीज़ सोचिएगा, ठीक है, ये सेल्फ फंड का कॉलम हटाते हैं, थोड़ा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में। अब आप एक चीज़ सोचिएगा, मंथली तो ईएमआई की आपको टेंशन रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कभी इन फ्यूचर, अब अगर आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं ना प्रेजेंट के साथ साथ, फ्यूचर में कभी आप जल्दी एक तो जॉब से रिजाइन नहीं दे पाएंगे, चाहे आप फिर कितना भी टारगेट हो, कितना भी, ठीक है, प्रेशर हो, या फिर आपको कोई कितना भी सुना रहा हो, ठीक है, एक तो आप रिजाइन नहीं दे पाएंगे जल्दी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात है, अगर आपको भगवान ना करे कभी फायर भी कर दिया, देन आप अपनी ईएमआई कैसे पे करोगे? अगर आप ईएमआई पे नहीं करते तो सबसे पहले क्या होता है, आपका क्रेडिट स्कोर हिट होता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सिविल स्कोर, सिविल स्कोर नहीं, बेसिकली क्रेडिट स्कोर होता है। सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो कि आपके स्कोर को मैनेज करती है, स्कोर डाटा रखती है और पॉइंट अप डाउन करती है, डिपेंड ऑन योर जो लोन्स लाइबिलिटीज़, ठीक है, कि आपके किस किस पे लोन चल रहा है, कितने क्रेडिट कार्ड आप बेयर करते हैं, बेसिकली क्रेडिट स्कोर होता है। अगर आप टाइमली ईएमआई नहीं पे करते हो, अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ईएमआई ना पे करने से क्या होता है, एक तो क्रेडिट स्कोर आपका हिट करेगा, यानी डाउन जाएगा, ठीक है, डाउन जाएगा, हिट करेगा। दूसरा क्या होता है, कुछ दिन बाद बैंक आपको नोटिस देता है। बैंक को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने जॉब छोड़ दिया, निकाल दिया, डजेंट मैटर, बैंक को भैया अपना रुपये, अपना लोन जो आपने लिया है, बैंक को लोन चाहिए टाइम से, ठीक है, अदरवाइज बैंक नोटिस भेजता है। अगर नोटिस में आपने कोई रिवर्ट नहीं किया, फिर आप पे एक लीगल एक्शन लेता है बैंक। अब दो केस में आप फंसते चले जाते हैं, लाइक एक तो आपका क्रेडिट स्कोर तो भाई हिट हो रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो हिट हो रहा है, ठीक है। इस अगर क्रेडिट स्कोर हिट होता है, ये भी मैं बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें आती हैं फ्यूचर में, उससे पहले लीगल एक्शन लेता है। अब आपको एक नोटिस आता है, ठीक है, बैंक नोटिस भेजता है, लीगल एक्शन लेता है, फिर वही कोर्ट कचहरी के चक्कर, ठीक है, केस वगैरह बनता है। और अब क्या क्या दिक्कतें और फेस करने को मिलती हैं अगर हम टाइमली ईएमआई या फिर लोन पे नहीं करते हैं, तो ये चीज़ मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे आजकल जो एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है, लोन का, ठीक है, इसको हटा दीजिए, क्या है, लोन का एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ा समझा बताता हूँ कि फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अगर आपको फायर कर दिया या आपने रिजाइन दे दिया गलती से, कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब सबसे पहले इस दिक्कत को जानते हुए हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे। सबसे पहला फोकस हमारा जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा सिविल स्कोर पे, ठीक है। इसी वीडियो में देखो, थोड़ा वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, बट मैं थोड़ा समझाऊंगा, टाइम में अगर आप देख पाएंगे इट विल बी बेस्ट फॉर यू। अब हम आते हैं क्रेडिट स्कोर पे। क्रेडिट स्कोर में देखिए क्या होता है ना, क्रेडिट स्कोर में आपको बताया 300 से 900 तक के पॉइंट होते हैं, स्कोर होता है। अगर आप टाइमली ईएमआई पे नहीं करोगे तो सबसे पहले एक तो आपका डाउन हो जाता है सिविल स्कोर, ठीक है, डायरेक्ट हिट करता है। अब सिविल स्कोर हिट करने से फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलता जल्दी। क्यों नहीं लोन मिलता है? क्योंकि पहला पॉइंट, आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा उस पर ध्यान मत दीजिएगा, इंग्लिश मेरी अभी भी हल्की फुल्की कमज़ोर है भाई। पहले तो आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाते हैं। अब दूसरा क्या होता है, देखो फ्यूचर में लोन तो जल्दी मिलेगा नहीं, फ्यूचर में दूसरा आप डिफ़ॉल्टर अगर घोषित हो गए तो फ्यूचर में आपको जॉब भी जल्दी नहीं मिलती है। जॉब्स इसलिए जल्दी नहीं मिलती है क्योंकि जब बीजीबी होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसमें आप डिफ़ॉल्टर दिखाई देते हो, क्योंकि है ना, हर बैंक के पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर में आपका डाटा डालते हैं, डाटा सब कुछ दिखा देता है कि आप डिफ़ॉल्टर है, आपने टाइमली ईएमआई पे नहीं की, आपको लीगल एक्शन भी चल रहा है, बैंक की तरफ से लीगल एक्शन लिया गया, आपने लोन पे नहीं किया तो आप डिफ़ॉल्टर है। ये बेसिकली आपका सिविल स्कोर घटता रहता है, 900 था, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में 500 ही रह जाए, 550 रह जाए। इससे क्या होता है ना, एक तो फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताया, फिर आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाओगे, फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम फेस करने को। अब आप सोचिए किस किस चीज़ से आपने फेस प्रॉब्लम की, फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी तो आप इनकम कैसे करोगे, ठीक है। हो सकता है आप कोई बिजनेस डाल लो, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन लोन ना लेकर ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप ट्राई कीजिए
आसपास में किसी से पैसा उठा लें, किसी से उधार ले लीजिए, कोई बात नहीं, शर्म वाली बात नहीं यार, ठीक है। लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आपको पता है असल में बाप कौन होता है। फिल्म में हर कोई किसी को बाप बना लेता है बिकॉज जस्ट ऑफ मनी एट ऑल। सो अब बाहर से जब आप लोन लेते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, पहली बार तो वो लोन आपके क्रेडिट स्कोर से नहीं कनेक्ट होता है, ठीक है। क्रेडिट स्कोर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो डायरेक्ट लिया। बाहर से आपने 10% में भी ले लिया, मान लीजिए 15% दे दिया किसी ने, कोई सुनार है, कोई मतलब कोई फाइनेंस ऐसे कर रहा है जिसमें क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट दे रहा है, ठीक है। और एक तो होता है सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए अब बाहर ठीक है, आपने 1 साल का टाइम ले लिया, 1 ईयर का टाइम ले लिया, आपने उन्होंने दिए 2 लाख रुपए और आपने पे कर दिए उनको 3 लाख रुपए। आपने बोला सर यहाँ पे भी तो हमारा 1 लाख रुपए ज़्यादा गया ना, बिल्कुल गया, बट यहाँ पे अगर आप 1 साल से भी थोड़ा सा डीले करके 1.5 ईयर कर लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए ज़्यादा जा रहा है, बट ये क्रेडिट पे तो हिट नहीं करेगा ना आपके। क्रेडिट स्कोर तो आपका एकदम गुड बना रहेगा ना। अब क्रेडिट स्कोर गुड है तो फ्यूचर में भैया जॉब भी मिलेगी आपको, जॉब्स के लिए आप एलिजिबल रहोगे, फ्यूचर में लोन के लिए भी एलिजिबल रहोगे और एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर पाओगे। लोन देखिए तभी बेयर कीजिए जब आपकी सैलरी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 50,000 के आसपास हो। मैं इसलिए ऐसे बोलता हूँ, बहुत सारे लोग टाइमली EMI पे नहीं कर पाते हैं, लोन पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, देन वो डिफ़ॉल्टर भी घोषित हो जाते हैं। अदरवाइज उनका क्रेडिट स्कोर, ठीक है, और जिसको CS बोलते हैं, सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, वो डाउन कर दिया जाता है और फ्यूचर में जॉब लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। वीडियो लंबी हो गई, बाकी कुछ क्वेरीज है तो पूछिए। तो कोई भी बैंकिंग प्रोग्राम करें तो ट्राई कीजिए सेल्फ फंड लेके या किसी से उधार लेकर, जहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर से डायरेक्ट इम्पैक्ट ना करे लोन, वहाँ से पैसा उठाकर आप अपना कोर्स कीजिए। कोर्स करने के बाद जो टाइमली सैलरी आए तो हर मंथ उनको 10,000 रुपये निकाल के देते रहिए जिनसे आपने उधार लिए या फिर लोन के रूप में लिए, बट आपके सिविल स्कोर से कनेक्ट नहीं हुए, ठीक है। सिविल स्कोर अगर आपका डाउन हुआ, हिट हुआ और आप लोन नहीं दे पाए टाइम से, तो बैंक डिफ़ॉल्टर घोषित कर देगा, ठीक है। 3 पॉइंट हमेशा याद रखिए फ्यूचर में। लोन जब भी आप लेते हैं, पहला EMI टाइमली रिपेमेंट कीजिए, नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्टर, ठीक है, डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएंगे। दूसरा, फ्यूचर में जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो जॉब्स जल्दी नहीं मिल पाएंगी, डिफ़ॉल्टर तो आप हो ही गए घोषित। तीसरा, लीगल केस में आप फंसते रहेंगे, कोर्ट में केस चलेगा, आप भाग रहे हैं, डेट्स आ रही हैं, ये चीज़ें रहती हैं। इसलिए EMI का झंझट ख़त्म करें। एक तो आप जब सोते हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब आप ना कितने भी फ्रस्ट्रेट परेशान क्यों ना हो जाए, आप पता है आप रिज़ाइन नहीं दे पाएंगे अगर आपका लोन चल रहा है तो, ठीक है। जब आपकी इसमें पर्सनल लाइफ जो होता है ना, PL, पर्सनल लोन नहीं, पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा होता है कि आप देखते हैं ना बहुत सारे केस आते हैं, बोलना नहीं चाहूँगा, सुसाइड केस बहुत सारे आते हैं, इसमें कई लोगों पे लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। कार लोन भी चल रहा है, बाइक लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, जस्ट बिकॉज उनकी सैलरी 1 लाख के आसपास है। अब कंपनी जब फायर करती है ना, बड़े बड़े ब्रांड भी फायर करते हैं बल्क में, जब बड़े ब्रांड फायर करते हैं तो वो 10-10 हज़ार एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं यार। ऐसा आप तो, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो इतने लोगों को फायर कर देते हैं। आप सोचिए 1 लाख रुपए सैलरी आ रही थी, आपको फायर कर दिया, आपका इनकम स्टॉप हो गया। अब इनकम स्टॉप हुआ, देन आप लोन कैसे पे करोगे? लोन पे नहीं कर पाओगे तो भाई बैंक तो अपना पैसा चाहेगा ना रिटर्न। तो ये पूरा एक सिनेरियो होता है, इसीलिए लायबिलिटीज़ कम रखें, ठीक है। और लोन ज़्यादा ना लेकर यार सेल्फ फंड से काम चलाइए, और जब ज़्यादा सैलरी हो, जब थोड़ा सा बचाते रहिएगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर, ठीक है, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, SIP कर लीजिए ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे डे बाई डे, है ना। तो लोन वोन ज़्यादा वेयर ना करें। कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं ट्राई कीजिए सेल्फ फंड करने का, किसी और से उधार लेके, जो कि सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट ना करे, वहाँ से आप करिएगा। तो EMI जब आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है, देखो बैंक की EMI नहीं भर पाएंगे तो डिफ़ॉल्टर नोटिस, और जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर में जॉब लगना बड़ा मुश्किल है, फ्यूचर लोन मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी तरीके का, ठीक है, क्योंकि आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए। भाई अगर दूसरी तरफ से उधारी लेते हैं तो महीने में सैलरी अगर आपका कोई भी कोर्स करके 25-30 हज़ार आ रही है तो 10,000 उनको देते रहिए जब तक उनका लोन ना चुक जाए। बट वहाँ पे सिविल स्कोर में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि सिविल स्कोर से उनका कनेक्ट नहीं, उनका तो डायरेक्ट आपने एक होता है ना
एक नोट नोट में लिखवा लिया, या फिर एक सर्टिफिकेट, या फिर एक कोई एविडेंस के रूप में आपने, दिमाग में नहीं आ रहा, कोई डॉक्यूमेंट बनवा लिया, बस चल रहा है। तो वो चीज़ थोड़ा सा करिएगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो गई, बट ऐसी वीडियोस आना बहुत ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। लोन देखो, बैंक या फिर अदर जो लोन देते हैं एनबीएफसी सेटल, वो आपको बोलेंगे अरे लोन इज गुड, कुछ नहीं होता है। भाई बहुत कुछ होता है लोन के, मतलब तले लोन के दबने से, लोन ज़्यादा होने से लोग अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर लेते हैं। पता ना आपको, जब लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं एक तो, और अचानक जॉब चली गई, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। और फ्रेशर्स के लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका फ्यूचर, उनका करियर स्टार्ट होता है, और वो ऐसे आप डिस्ट्रॉय ना करें अपने करियर और फ्यूचर के लिए। लोन तब लीजिएगा जब बिल्कुल भी पैसा कहीं से ना हो पाए, देन आप रिस्क लीजिए। पर्सनल लाइफ कोई बैलेंस नहीं हो पाएगी, टारगेट प्रेशर रहेगा, आप रिजाइन नहीं दे पाएंगे 2-3 साल, जब तक आपका लोन ख़त्म ना हो जाए। आप जल्दी स्विच भी नहीं कर पाएंगे जब तक दूसरी अपॉर्चुनिटी का ऑफर लेटर हाथ में ना हो। कभी स्विच मत कीजिए, जल्दी रिजाइन मत दीजिए। जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और आप सोचते हैं हम ईएमआई पे नहीं करेंगे, तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाते हैं। बैंक आपसे वैसे बदला नहीं लेता, क्योंकि कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में तो आप जीत जाओगे, ऐसा नहीं है। आप जीत सकते हो कोर्ट में, क्योंकि आपको निकाला क्यों, फायर क्यों किया, आपने रिजाइन क्यों दिया, आप इस केस में तो चलो जीत सकते हो। बट बैंक बदला लेता है आपके सिविल स्कोर को हिट करके, डाउन करके, सिविल स्कोर ख़त्म करके, आपको डिफ़ॉल्टर का टैग लगा के, ठीक है, आपको एब्सकॉन्ड का टैग लगा के बैंक आपसे इस चीज़ में बदला लेता है कि आप कहीं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में बैठ रहे हो लोन के लिए, फ्यूचर में जॉब के लिए, देन आप वहाँ सिलेक्ट ही नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा इश्यूज़ है। जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखी, आई होप उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कोई क्वेरीज है कमेंट में पूछ लीजिएगा, कभी जल्दी लाइव आएंगे तो फिर बातचीत होती रहेगी। गुड लक।